हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें किस तरह के सोर्सेज मिलते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज थे और फॉरेन अकाउंट्स थे। तो सबसे पहले हमने बात की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, जैसे इंस्क्रिप्शन, कोइंस, मॉन्यूमेंट्स और टूल्स, जो हमें बिना लिखित सभ्यता के बारे में बताते हैं। यानी कोई ऐसी सभ्यता जिसके बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, तो उसके बारे में हमें कौन बताता है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बताते हैं उसके बारे में। फिर आए लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो है उसमें वेदास, एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत, फिर स्मृति और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, और साथ ही साथ इसमें रीजनल टेक्स्ट भी शामिल थे। फिर हमने बात की फॉरेन अकाउंट्स की, जिसे चाइनीज, ग्रीक, पर्शियन और अरब ट्रैवलर्स ने लिखा था। जैसे मेगास्थनीज हो गए, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी थी, फिर फाहियान हो गए, फिर अलबरूनी एक्सेट्रा। और फिर हमने डिस्कस किया इनका लिमिटेशन, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं और जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, जैसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करने का दिक्कत। तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, क्योंकि बिना सोर्सेज के हिस्ट्री बनाना मुश्किल है। तो अब इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक कवर करेंगे, प्री हिस्टोरिक इंडिया। और इसमें हम लोग देखेंगे द स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग, पत्थर का युग। लेकिन स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। यानी कि इन तीनों में क्या फर्क होता है और ये क्यों ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे इस वीडियो में और हम लोग स्टोन एज के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो हम लोग देखते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री, तो सबसे पहला फेज है आपको प्री हिस्ट्री। इस समय के जो लोग थे वो लिखना नहीं जानते थे, इसलिए हमें उनके बारे में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता चलता है, जैसे टूल्स, केव पेंटिंग्स, बोन्स, पॉटरी एक्सेट्रा। यानी आप सिंपल सा एक चीज अपने माइंड में देखो कि अभी चल रहा है 2025। अगर मान लो कुछ ऐसा चीज हो जाता है कि पूरा इंडिया में जितने भी लोग हैं ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर अभी से 5000 साल बाद, यानी कि 7025 में, उस समय नए लोग आ रहे हैं इंडिया में, वो रह रहे हैं। तो इन लोगों को, यानी 7025 में जो लोग रह रहे हैं, इनको 5000 साल पहले जो लोग यहाँ भारत में रह रहे थे उनके बारे में पता कैसे चलेगा? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे पता चलेगा, रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पता चलेगा। तो अगर 2025, यानी कि आप अगर जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में कोई है ऐसा पर्सन जिसने उस सोसाइटी के बारे में बुक्स वगैरह में लिख के रखा हुआ है, तो अगर इस समय के लोगों को, यानी 5000 साल के बाद के लोगों को अगर ये बुक मिल जाती है, तो उन्हें 2025 के लोगों के सोसाइटी के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर 2025 में हाइपोथेटिकली बात करें तो अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो फिर ये कहलाएगा प्री हिस्ट्री। क्लियर? यानी प्री हिस्ट्री का सिंपल मतलब हो गया नो रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, केवल टूल्स हैं, बोन्स हैं, केव आर्ट है, इसके बेसिस पे हिस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, हिस्ट्री को लिखा जाएगा। यानी ऐसा फेज, ऐसा हिस्ट्री जिसके बारे में लिखा ही नहीं गया हो, वो कहलाएगा प्री हिस्ट्री। फिर अगला क्लासिफिकेशन आपको आता है प्रोटो हिस्ट्री का। तो अब देखो, पहला क्लासिफिकेशन क्या था कि रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसका दूसरा कैटेगरी क्या है हिस्ट्री का? तो इसमें क्या होगा कि जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है, लेकिन इस रिटन डॉक्यूमेंट को हम लोग डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। दोज डॉक्यूमेंट्स आर टोटली अनरीडेबल, जैसे कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। क्लियर? तो प्री हिस्ट्री में क्या है कि लिखने का सिस्टम ही नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि लोग लिखने लगे थे, लेकिन हम लोग उस जो लिखा हुआ चीज है उसको हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। क्लियर? So we depend mostly on archaeological findings, not on the written records, about the proto-history. Clear? तीसरा फेज है आपको हिस्ट्री। अब देखो, पहला फेज में क्या था कि रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा फेज क्या है, दूसरा कैटेगरी, कि हाँ रिटन डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल है
लेकिन इसको डिसाइफर नहीं किया गया अभी तक। तीसरा फेज आ जाएगा, तीसरा कैटेगरी आ जाएगा कि यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट भी है और इसको डिसाइफर भी किया जा चुका है, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस, वैदिक टेक्स्ट, संगम लिटरेचर। यानी हम इनकी पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमी, वॉर्स, सब कुछ के बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स और रिटन रिकॉर्ड्स, यानी चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर? तो अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में, तो नो स्क्रिप्ट यानी कि जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री जहां भी वर्ड मिले उसका मतलब है नो स्क्रिप्ट, यानी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है कि हाँ स्क्रिप्ट तो है बट इट इज अनरेड। फिर हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री का मतलब हो गया यस स्क्रिप्ट कैन बी रीडेबल, स्क्रिप्ट इज टोटली रीडेबल। क्लियर? तो अब हम समझ चुके हैं कि एक सिविलाइजेशन को समझने के लिए रिटेन एंड अनरिटेन दोनों सोर्सेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोन एज की तरफ, जो प्री हिस्ट्री का पार्ट है। क्लियर? तो ये जो स्टोन एज है, ये वो समय था जब इंसान ने टूल्स बनाने का, फायर का यूज करने का और नेचर के साथ जीने का जो बेसिक तरीका था वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय लोगों के पास लिखने की कला नहीं थी, ना ही उनके पास मेटल टूल्स था, ना ही उनके पास कोई परमानेंट घर था। सिर्फ पत्थर और प्रकृति के सहारे वो लोग अपना जीवन चलाते थे। क्लियर? तो स्टोन एज का क्या मतलब होता है? स्टोन एज का मतलब होता है पत्थर का युग। किस चीज का युग? तो पत्थर का, स्टोन एज। क्लियर? लिथिक एज, जो लिथिक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे बार बार, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये जो लिथिक टर्म है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्लियर? तो स्टोन एज का मतलब होता है कि पत्थर का युग। इस युग में लोगों ने मोस्टली स्टोन से बनाए हुए टूल्स का यूज किया और इस बेसिस पर हिस्टोरियंस ने स्टोन एज को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उससे पहले अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, तो जो ह्यूमन बीइंग्स थे, यानी कि जो मानव थे, वो इस पृथ्वी पर प्लीस्टोसीन इपोक में आए थे। अब ये जो प्लीस्टोसीन इपोक है, ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत आता है। ये आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे इपोक आपको मिलेंगे, जैसे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, और उसी में आता है आपको प्लीस्टोसीन। तो जो प्लीस्टोसीन इपोक है, इसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा देखने को 26 लाख बीसी टू 11,700 बीसी। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसके मिडिल में ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो प्लेनेट अर्थ पे अपीयर होते हैं। क्लियर? जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो एनिमल पे वो सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट थे, नेचर पे डिपेंडेंट थे। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। किस चीज के लिए? एनिमल्स का शिकार करने के लिए, जानवरों को हंट करने के लिए। और धीरे धीरे समय के साथ ये जो टूल्स बनाने की इनकी कला थी, वो इसमें ये एफिशिएंसी इनकी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई। तो जो प्री हिस्ट्री है अर्ली ह्यूमंस का, उसके बारे में पता कैसे चलता है? तो ये जो स्टोन टूल्स थे, जो आर्टिफैक्ट थे, इन्होंने रॉक इनक्रेविंग्स है, गुफाओं में इन्होंने जो चित्रण किया है, जो कला इन्होंने दिखाई है, उस बेसिस पे हमें इस समय के लोगों के बारे में पता चलता है। क्योंकि ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है, और प्री हिस्ट्री का क्या मतलब होता है कि नो रिटन रिकॉर्ड्स। तो आर्टिफैक्ट के बेसिस पे, स्टोन टूल्स के बेसिस पे, रॉक एनक्रेविंग के बेसिस पे, इनके बारे में हमें पता चलता है। और ये जो स्टोन टूल्स हैं, इसी बेसिस पर जो अर्ली हिस्ट्री है उसको 3 एज में क्वालिफाई किया गया। यानी स्टोन एज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, 3 फेजेस हैं इसके, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और एक और है आपको नियोलिथिक। क्लियर? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब मैंने आपको बताया स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। मेसो का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, क्योंकि लिथिक का मतलब क्या होता है स्टोन। फिर नियो का मतलब हो जाएगा न्यू, और लिथिक का मतलब क्या हो जाएगा आपको? लिथिक का मतलब सिंपल आपको स्टोन, यानी कि न्यू स्टोन एज। क्लियर? तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोन एज है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आखिर का क्यों पढ़ना है। तो स्टोन एज जो है ये हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे उन्होंने सर्वाइवल स्किल्स को सीखा, कैसे उन्होंने टूल्स बनाए,
और धीरे धीरे कैसे वो एक सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बाद में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ने को मिलेगा। स्टोन एज के बाद आपको चैल्कोलिथिक पीरियड आएगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टोन एज समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बेस है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का। और यूपीएससी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे भीमबेटका केव पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, टूल्स के टाइप के बारे में पूछा गया है, जो साइट्स हैं पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट और नियोलिथिक साइट, तो उनके बारे में पूछा गया। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक एज, इसके बारे में पूछा जा चुका है, इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैलियोलिथिक एज, उसके बारे में। क्लियर? तो पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड तो मैं आपको बता दिया, टाइम पीरियड जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ कब से कब तक हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती है। एक आपको मिलेगा 5 लाख से 1 लाख तक, 1 लाख बीसी तक, फिर 1 लाख बीसी से आपको मिलेगा 40,000 बीसी तक, फिर 40,000 बीसी से आपको मिलेगा 10,000 बीसी तक। तो ये 5 लाख से 1 लाख जो बीसी है ये आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, देखो ये जो पैलियोलिथिक एज है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसका जो बेसिस है वो बेसिस है आपको स्टोन टूल्स में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वो उसका बेसिस है। क्लियर? तो 5 लाख टू 1 लाख बीसी ये होता है लोअर पैलियोलिथिक फेज, फिर इसके बाद आपको मिलेगा मिडिल पैलियोलिथिक फेज, फिर आपको मिलेगा अपर पैलियोलिथिक फेज। क्लियर? तो टाइम पीरियड इसका क्लियर हो गया, टाइमलाइन आपको समझ आ गया। मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको पहले ही समझा दिया मैंने कि पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। क्लियर? अब इसमें जो टूल्स होते थे इस्तेमाल वो आपको मिल जाएंगे, जैसे हैंड एक्सेस हो गए, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए। क्लियर? फिर आपको बोरर्स मिल जाएंगे, ब्यूरिन्स मिल जाएंगे, ब्लेड्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे टूल्स हैं। ये जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो उसमें सीधा इनका जो पिक्चर है ना वो पिक्चर दिया होगा, आप उसको अब जब रीडिंग करोगे तो वहां से आप देख लोगे तो और ज्यादा ये जो मैं टूल्स बता रहा हूं उसका एक इमेज आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो फेज है पैलियोलिथिक एज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है प्री हिस्ट्री एज का। इस समय के जो ह्यूमंस थे वो होमो हैबिलस थे, होमो इरेक्टस थे, और फिर बाद में होमो सेपियंस भी इसमें आते हैं। क्लियर? और इनका जो लाइफ स्टाइल था ये हंटर गैदरर्स थे। क्लियर? ये केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और ये एक जगह पे नहीं रुकते थे, ये खाना कलेक्ट करते थे जंगल से, फूड के पीछे पीछे ये घूमते रहते थे, कहां पे इनको खाने का व्यवस्था मिल जाए, कहां खाने का अरेंजमेंट मिल जाए इनको। क्लियर? ज्यादातर जो लोग थे वो केव्स या फिर ओपन एरियाज में रहते थे। नेचुरल रिसोर्सेज पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, जैसे वाइल्ड फ्रूट्स हो गया, रूट हो गया, हंटेड एनिमल हो गया। क्लियर? फिर इन्होंने क्रूड स्टोन टूल्स बनाए, जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, फ्लेक्स एंड स्क्रैपर्स। क्लियर? और टूल्स को बनाने के लिए इन्होंने क्वार्टजाइट, बसाल्ट और ग्रेनाइट वगैरह का यूज किया था। और ये जो टूल्स थे इसको कटिंग के लिए, हंटिंग के लिए और स्किनिंग में इनका ये इस्तेमाल किया करते थे। तो जो ये टूल्स थे, ये टूल्स इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी कारण से इन टूल्स के बेसिस पे मेजरली इसको डिवाइड किया गया है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर, क्योंकि पैलियोलिथिक एज से एविडेंस ऑफ फायर मिलते हैं हमें। क्लियर? तो इन्होंने फायर को प्रिजर्व करना सीखा। बनाना तो नहीं आया था इनको स्टार्टिंग में, क्योंकि जो मास्टर्ड कंट्रोल था, यानी आग का जो कंट्रोल था, जब मास्टर कर लिया इन्होंने आग को कैसे यूज करेंगे, वो टाइम पीरियड था नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में इन्होंने मास्टर कंट्रोल किया फायर के यूज को, लेकिन पैलियोलिथिक एज से भी फायर का एविडेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इन्होंने फायर को प्रिजर्व करना सीखा। स्टार्टिंग में तो इनको बनाना नहीं आया था इनिशियली, और इस फायर से इन्होंने रात में रोशनी का इस्तेमाल किया। एनिमल से बचने के लिए गुफा में ये जो रहते थे तो गेट पे ये फायर लगा देते थे, आग जलाकर वो अपने आप को सेफ रखते थे।
फिर धीरे धीरे खाना गर्म करना भी ये सीखेंगे। और इसका प्रूफ आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश वाले रीजन से। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है कर्नूल केव्स, तो वहां पे एसेस मिले हैं फायर के, तो इससे प्रूफ होता है कि हाँ यहाँ पे फायर का इस्तेमाल हुआ था। क्लियर। फिर इनका अगर आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग बात करें तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की एक जगह है, वहां पे भीमबेटका रॉक सेंटर है। यहाँ पे हमें बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिलती हैं, और ये जो सारी पेंटिंग्स है ना, ये पेंटिंग्स एनिमल्स की हैं, हंटिंग सीन्स की हैं, ह्यूमन फिगर्स की भी हैं, और आर्ट से हमें उनके थॉट प्रोसेस को समझने में आसानी मिलती है। और एक और चीज की हमने तो ये देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या थे, जैसे हैंड एक्सेस, चॉपर्स, फ्लेक्स वगैरह ये थे यहाँ पे। वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, हंटेड एनिमल्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करते थे ये। हंटर एंड गैदरर्स थे, केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। फायर का प्रूफ मिला। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें नहीं थी, तो यहाँ पे पॉटरी नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, सेटल्ड लाइफ नहीं था, और रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं था। क्लियर। और एक और चीज, आर्ट एंड जो कल्चर वाला जो सेक्शन है ना, उसमें भीमबेटका से रेगुलरली सवाल पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में टूल्स, फायर, रॉक शेल्टर, साइट लोकेशन, इन सबको मैच कराने से रिलेटेड भी चीजें पूछी जाती है। और फिर मैप प्रैक्टिस के लिए जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो गया कि ओल्डेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट वाज नोमैडिक, टूल मेकिंग, फायर यूजिंग ह्यूमंस, एंड इट इज टोटली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ द कल्चर। तो ये था पैलियोलिथिक एज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। क्लियर। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेसोलिथिक एज पे। ये जो लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक फेज है, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्लियर। ये 5 लाख टू 1 लाख बीसी, फिर 1 लाख टू 40,000 बीसी, देन 40,000 टू 10,000 बीसी। फिर एक और अगर मैं आपको बताता हूँ लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो यहाँ पे देखो टूल्स के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि जब लोअर पैलियोलिथिक फेज था, लोअर पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स का इस्तेमाल होता था वो बड़े बड़े टूल्स होते थे, वो उनका जो शेप होता था वो इररेगुलर होता था, और इसी में आपको मिल जाएगा हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। फिर आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज फेज आएगा, तो लोअर पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स का इस्तेमाल होता था उनका शेप कैसा था, तो इररेगुलर शेप था उनका। लेकिन जब आप मिडिल पैलियोलिथिक फेज में एंटर करोगे तो अब यहाँ पे जो टूल्स हैं वो स्क्वायरिस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेंगे। स्क्वायरिस मिलेंगे सब चीजें बराबर, या फिर रेक्टेंगुलर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसमें आपको बोरर्स, ब्यूरीन्स एंड ब्लेड्स आ जाएंगे, यानी कि ट्रिपल बी, बोरर्स, ब्यूरीन्स एंड ब्लेड्स। फिर इसके बाद जो अपर पैलियोलिथिक फेज है, जिसका टाइम पीरियड कितना है, तो 40,000 टू 10,000 बीसी, 40,000 टू 10,000 बीसी। तो अपर पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स इस्तेमाल होंगे वो कैसे होंगे, तो वो अब हो जाएंगे ट्रायंगुलर। क्लियर। और इसमें ब्लेड्स हो जाएंगे, आपको पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि लोअर पैलियोलिथिक फेज में जो टूल्स होते थे वो कैसे होते थे, तो दे वर टोटली इररेगुलर्स। फिर मिडिल पैलियोलिथिक फेज में स्क्वायरिस और मोस्टली रेक्टेंगुलर। क्लियर। फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक फेज में तो ट्रायंगुलर शेप के मिलेंगे। तो पैलियोलिथिक फेज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज के बाद एक ट्रांजिशनल फेज आता है, संक्रमण दौर आता है, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक फेज, यानी कि मिडिल स्टोन एज। ये समय था जब इंसान ने पूरी तरह से ना तो जंगल को छोड़ा था और ना ही पूरी तरह से ये लोग सभ्यता में इन्होंने सभ्यता में एंटर किया था। ये एक बीच का दौर था। तो मेसो का मतलब होता है मिडिल, और मेसोलिथिक का क्या मतलब हो जाएगा, मिडिल स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड कितना है, तो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। कहीं कहीं पे आपको 10,000 बीसी से 8,000 बीसी भी मिलेगा, लेकिन बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक अप्रोक्स आइडिया होना चाहिए। तो ये फेज था ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग टू हर्डिंग। क्लियर। H2H, दैट इज हंटिंग टू हर्डिंग। फिर इसमें जो टूल्स होते थे वो पैलियोलिथिक एज से ज्यादा एडवांस हो चुके थे। इसका जो टूल्स इस्तेमाल होते थे उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। माइक्रो का क्या मतलब हो गया, एकदम टाइनी, एकदम छोटा। तो ये जो टूल्स होते थे ये बहुत छोटे होते थे और ये शार्प होते थे। क्लियर। तो साथ ही साथ माइक्रोलिथ का इस्तेमाल होता था और कंपोजिट टूल्स का भी इस्तेमाल होता था।
यानी माइक्रोलिथ को वुड से या फिर बोन से जोड़ा गया। और इन टूल्स का यूज किस में होता था? कटिंग में, हंटिंग में, स्क्रैपिंग में, फिशिंग वगैरह में। जो इस समय के इंसान थे, लाइफ स्टाइल कैसा था इनका अभी भी? तो अभी भी ये हंटर एंड गैदरर्स थे। लेकिन स्मॉल गेम हंटिंग शुरू हुआ यहाँ पे, फिशिंग का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, क्लियर। और टेम्पोररी हर्ट्स और सेमी सेटल्ड लाइफ की भी यहाँ पे शुरुआत हुई। और डॉग को यहाँ पे सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल माना जाता है। यानी कि सबसे पहले किस जानवर को इन्होंने पालतू बनाया? तो डॉग को, यानी दे वर डॉग लवर्स। यहाँ पे एक और चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर का इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन हुआ वाइल्ड ग्रेन्स कलेक्ट करना, और कुछ अर्ली कल्टीवेशन का भी एविडेंस यहाँ पे मिलता है। ये एग्रीकल्चर का फुल फेज नहीं था, क्लियर, ये एग्रीकल्चर का फुल फेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे बेस बन रहा था किस चीज के लिए? तो न्यूलिथिक एज जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो वो फ्लरिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग भी यहाँ पे इसमें भी डेवलपमेंट होता है। जैसे भीमबेटका में आपको अब ज्यादा कलरफुल और डिटेल्ड डायग्राम्स मिलेंगे, जैसे ग्रुप डांस मिलेगा, हंटिंग विथ बोज और एरोज मिलेगा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का डिपिक्शन मिलेगा, और एक कल्चरल और कॉग्निटिव एडवांसमेंट ये दिखाता है, क्लियर। तो यूपीएससी में इसका क्या रिलेवेंस मिलेगा? तो साइट्स के बारे में पूछ सकता है, टूल्स के बारे में पूछ सकता है, और मेंस में यहाँ पे आपको कल्चरल ट्रांजिशन के बारे में पूछ सकता है, जैसे दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, क्लियर। फिर आर्ट एंड कल्चर में भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो अब चलते हैं हम एक और युग की तरफ, अगले युग की तरफ, दैट इज नियोलिथिक एज। तो आपको पैलियोलिथिक एज समझ आ गया होगा, मेसोलिथिक एज भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नियोलिथिक एज के बारे में, यानी कि नवपाषाण युग। ये जो पीरियड है ये ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। नियोलिथिक का मतलब सिंपल, न्यू स्टोन एज, क्लियर। लिथिक का क्या मतलब होता है? तो स्टोन, न्यू स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड है 6000 टू 3000 बीसी, क्लियर। इसका मेन फीचर अगर हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर की यहां पे शुरुआत होती है। एग्रीकल्चर की यहां पे शुरुआत होती है। उससे पहले इनका लाइफ स्टाइल अगर हम देखते हैं तो सेटल्ड विलेज लाइफ, बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लिविंग, यानी कि इंसान की लाइफ में मेजर चेंजेस आए, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे पॉटरी आया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होता है, यानी कि अब ये विलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है इनका। पहली बार यहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, मोस्टली व्हीट एंड बार्ले। इससे क्या हुआ कि इससे फूड सिक्योरिटी आई, और हंटिंग पे जो डिपेंडेंसी थी वो रिड्यूस हुई, यानी कम हुई। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ यहाँ पे, लाइक कैटल्स, शिप्स, गोट्स एक्सेट्रा, क्लियर। यानी कि डॉग, शिप, गोट्स और कैटल को पाला जाने लगा। एनिमल्स सिर्फ फूड सोर्स ही नहीं बल्कि ये फार्मिंग में भी हेल्प करने लगे। लोग अब परमानेंटली एक जगह पे बसने लगे। इस वजह से विलेज का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अब लाइफ जो है वो धीरे धीरे सेटल हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया है, और जो एनिमल्स हैं वो अब उनका वो हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी उनसे वो हेल्प ले रहे हैं, फूड सोर्स के तौर पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कारण से अब विलेज का फॉर्मेशन होगा। जो टूल्स होंगे यहाँ पे, इन टूल्स में भी ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होगी। पॉलिश टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। टूल्स जो थे वो ज्यादा पॉलिश्ड और ड्यूरेबल होने लगे, जैसे स्टोन एक्सेस, सिकल जैसे जो टूल्स थे एग्रीकल्चर में भी ये यूज होने लगे। यहाँ पे आपको पॉटरी का भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे हैंडमेड पॉटरी स्टार्ट होती है फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड वाटर। बाद में व्हील मेड पॉटरी भी यहाँ पे आती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, हैंडमेड पॉटरी एंड आफ्टर दैट व्हील मेड पॉटरी, क्लियर। यहाँ पे जो हाउसिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो घर जो थे वो मड और थैच से बनने लगे। रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर हैट्स भी बनाई जाती थी यहाँ पे, क्लियर। तो इसका भी इंपॉर्टेंस आपको यूपीएससी के रिलेवेंस अगर देखते हैं तो मैप्स, टूल्स, एग्रीकल्चर, कंपैरिजन विद अदर एजेस। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इससे रिलेटेड मेंस का, तो वहां पे इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल दूंगा वहां पे, तो आप उसको सॉल्व करना। तो हिस्ट्री, एक और चीज की हिस्ट्री ऑप्शन में ये जो फेज है वो काफी डिटेल में पूछा जाता है। तो कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि नियोलिथिक एज ने
ह्यूमन लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, फ्रॉम नोमेडिक हंटर टू सेटल्ड फार्मर्स। और इसी फाउंडेशन पे आगे चलकर सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पन या वैदिक सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। क्लियर? अब देखो, ये मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया। ऐसा एक और चार्ट मैं प्रोवाइड करूंगा जब अगले वीडियो हम चैल्कोलिथिक पीरियड देखेंगे, तो वहां पे ऐसा एक और चार्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। और वो उसको प्रोवाइड करने का रीजन ये रहेगा क्योंकि कुछ साइट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों दर्शाएंगे, कुछ साइट आपको ऐसे मिलेंगे जो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक दोनों दर्शाएंगे, कुछ साइट आपको ऐसे मिलेंगे जो मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक दोनों दिखाएंगे। तो अगला जो चार्ट मैं प्रोवाइड करूंगा वो एकदम फाइनल चार्ट होगा। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया कि हाँ, आपको कुछ चीजें समझ में आए। क्लियर? तो इस चार्ट को आप अपना रीडिंग करना, हर चीज काफी डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे सोवन वैली हो गया, भीमबेटका हो गया। जैसे भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स और केप पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। बेलन वैली जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जैसे लिखो कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक। तो ये सारी चीजें काफी इजी हैं, तो इसको आप आराम से खुद से ही इसको पढ़ सकते हो और इसको याद करना है और बार बार इसको पढ़ते रहना है। क्लियर? तो अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे चैल्कोलिथिक एज यानी कॉपर स्टोन एज के बारे में, जहां हम देखेंगे कि कैसे कॉपर का इस्तेमाल हुआ और कौन से इंपॉर्टेंट कल्चर्स डेवलप हुई और क्या था इस एज का सिग्निफिकेंस यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एक चीज यहां पे है कि देखो, जो मेसोलिथिक एज है ना, मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग का समय, तो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स ने सिर्फ जीवन नहीं जिया बल्कि उसे चित्रकारी के जरिए भी दर्ज किया। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये छूट गया था कि यहाँ पे जो पेंटिंग्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेसोलिथिक पेंटिंग है इसको पेट्रोग्लिफ बोलते हैं हम लोग। मेसोलिथिक पेंटिंग को क्या बोलते हैं? तो पेट्रोग्लिफ। तो यहाँ का जो पेंटिंग वगैरह है, जो आर्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो ये जो पेंटिंग्स हमें मिलते हैं, ये हमें भीमबेटका केव जैसे स्थानों में, जहां पे रॉक्स पर बनाए गए पेंटिंग से उनके जिंदगी की झलक मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको शिकार का सीन मिलेगा, यानी हंटिंग का सीन मिलेगा आपको। लोग जो थे वो तीर कमान से जानवर का शिकार कर रहे हैं। फिर आपको डांस और म्यूजिकल गैदरिंग भी मिलेगा। लोग जो है वो ग्रुप में डांस कर रहे हैं। जो जानवर हैं जैसे डियर हो गया, बाइसन हो गया, एलिफेंट हो गया, सब जो है ये चीजें दिखाते हैं। तो अगर और कोई भी जगह पर यहाँ पे ग्रुप हंटिंग, यानी कि और बहुत सारा यहाँ पे जगह मिलेंगी आपको जहाँ पे ग्रुप हंटिंग और कम्युनिटी लिविंग का आइडिया मिलता है। तो अब सवाल ये है कि इन चित्रों से, इन फिगर से हम लोग क्या समझ सकते हैं? मेंस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी लाइफ थी, लोग अकेले नहीं जीते थे, ग्रुप हंटिंग का कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, क्योंकि बिना इसके ग्रुप हंटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा इफेक्टिव वे में। फिर यहाँ पे डांस और म्यूजिक का भी मेंशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कल्चर और सेलिब्रेशन भी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। एनिमल्स का नॉलेज, कौन से जानवर का शिकार करना है और किसको पालना है, इनकी जानकारी, इस चीज की इनकी जानकारी थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग थी, यानी एब्स्ट्रैक्ट सोचने की शुरुआत हुई। तो ये सब बताता है कि जो मेसोलिथिक ह्यूमन बीइंग्स थे वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि वो सोचते भी थे, प्लानिंग भी करते थे और अपने आप को एक्सप्रेस भी करते थे अपनी जिंदगी को आर्ट के जरिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चैल्कोलिथिक पीरियड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।